हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो भौतिक विज्ञान की है। आज हम भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बल एवं गति। बल एवं गति ये भाग 2 है। इससे पहले एक वीडियो बनी थी जिसमें भाग 1 पर चर्चा की थी। बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई जैसा बॉडी है, इसको हम फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें ये s डिस्टेंस यहाँ पर चल जाएगा, तो ये क्या होगा? फोर्स। जो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर दे उसको क्या कहते हैं? फोर्स। गति, मोशन क्या होगा? जब टाइम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होगा, यानी कि 4 सेकंड में ये 20 मीटर की दूरी चलती है, तो यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएगी, तो इसको मोशन कहते हैं। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक गति हो रही है, मोशन हो रहा है। इसको वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति इसको बोलते हैं। गति ये सरल रेखा में हो रही है तो इसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये पेंडुलम है और ये ऐसे ऑक्सीलेटिंग करता है, दोलनी गति करता है, तो इसको ऑक्सीलेटिंग मोशन कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ये कोई अक्ष है यहाँ, ये इस पे लोड लगाया जाएगा, ये अक्ष ऐसे घूमती रहेगी, ये इसको घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति इसको बोलते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 1 थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं बल एवं गति चैप्टर में। बल एवं गति में टॉपिक अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां एवं सदिश राशियां, अदिश एवं सदिश राशियां, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अदिश है, अदिश, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं सत्य, तो इसका मतलब होता है सच, जो सच बोलता हो। और अगर असत्य लिखूं, असत्य, तो इसका मतलब होता है जो सच नहीं बोलता, जो सच न हो। ठीक है, तो इसका मतलब आ का होता नहीं, आ का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पर अदिश है, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक राशियां जो होती है, भौतिक राशियां, ये क्या होती हैं? भौतिक राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। और जैसे ये है, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, मीटर। जैसे कपड़ा है, कपड़े को मीटर में नापेंगे। कोई रस्सी है, रस्सी को लंबाई में नापेंगे। सड़क को लंबाई में नापते हैं, तो सड़क की माप जितने भी मीटर होगी, 5 मीटर, 50 मीटर, तो ये मीटर इसका परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण, परिमाण। अगर हम शॉप पर जाएंगे चीनी लेने के लिए, तो चीनी हम 5 किलोग्राम लेंगे या 2 किलोग्राम लेंगे, तो ये 5 किलोग्राम चीनी का परिमाण है। क्या है? चीनी का परिमाण। दूध
लीटर में नापते हैं तो दूध का परिमाण लीटर में हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए भौतिक राशियों में, भौतिक राशियाँ क्या होती है, जो हमको दिखाई देती हैं, जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो अदिश राशि की परिभाषा क्या होगी? वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें जिनमें वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, चाल, विद्युत धारा आदि। ठीक है, उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ किसको बोलते हैं? सदिश राशियाँ इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश को वेक्टर बोलते हैं और अदिश को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। तो सदिश राशियाँ क्या होंगी? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, संवेग, घनत्व, बल, आघूर्ण आदि। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियों को गणित के सामान्य नियम के द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है, लेकिन सदिश राशियों को विशेष तरीके से जोड़ते हैं। तो लिखेंगे सदिश का योग व घटाना। सदिश को कैसे घटाते हैं, इससे पहले समझते हैं वेक्टर यानी कि सदिश का निरूपण। यदि एक सदिश राशि f है तो
इसको इसको सदिश राशि F बराबर 10 न्यूटन है तो इसको निम्न संकेत से दर्शाते हैं जैसे सदिश को एक तीर के निशान से दर्शाते हैं। तीर की लंबाई इसके परिमाण को व्यक्त करती है। परिमाण, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है तो ये F बराबर क्या होगा 10 न्यूटन। अगर ये 4 न्यूटन होगा तो ये तीर छोटा बनेगा, ठीक है। अगर ये 20 न्यूटन का होगा तो तीर की लंबाई ज़्यादा बड़ी बनेगी, यानी कि इसकी डबल बनेगी 20 न्यूटन की, ठीक है। तो इसकी लंबाई सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है, कितना इसका परिमाण है। और तीर की ये नोक होगी, ये इसकी क्रिया बिंदु को रिप्रेजेंट करती है। और ये दिशा, इस तरफ लगा हुआ है दिशा, तीर का निशान इसकी दिशा को व्यक्त करता है। दिशा, ये बिंदु है ना, ये क्रिया बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा और ये दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, तीर का निशान। अगर तीर इधर को लगा हुआ है तो फोर्स इधर की ओर लगा हुआ है, अगर इधर को लगा हुआ है तो फोर्स इधर की ओर लगा हुआ है, ठीक है। और जो ये ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम सदिशों का जोड़ और घटाना समझते हैं। सदिशों का योग, ठीक, माना एक ये P दिया हुआ है, वेक्टर P बराबर 40 न्यूटन, और एक वेक्टर Q दिया हुआ है, वेक्टर Q, तो ये कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो इनका परिणामी हमें बताना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम मान लेंगे, क्या है, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो P के लिए 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, 4 न्यूटन बराबर होगा 4 सेंटीमीटर, तो इसके लिए 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेगी, क्योंकि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले किसी भी एक फोर्स को खींचते हैं जोड़ने के लिए। मान लीजिए P फोर्स को खींचते हैं, तो P फोर्स खींचने के लिए इसी ही की डायरेक्शन में, इसके जैसा ही 40 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेगी, और इसका एरो यहाँ बन जाए, क्योंकि इधर को ये फोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो जितना ये तिरछा बल लगा हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में लगा हो उसी डायरेक्शन में इसको यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि इस एंड पॉइंट से इस Q वाले बल को बनाएंगे। और ये कुछ इससे छोटा होगा, क्योंकि ये क्या है 4 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। और फिर इस अंतिम बिंदु को प्रारंभिक बिंदु से इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये P है, वेक्टर P, और ये वेक्टर Q है, इसको जोड़ देंगे तो वेक्टर R परिणामी बराबर होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो इस प्रकार से इनका योग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, इनका योग बन जाएगा। पहले आप Q को भी खींच सकते हैं, जिसे आपने Q खींच दिया इसी की दिशा में, फिर P को इसकी दिशा में खींच देंगे यहाँ से, तो P बन जाएगा। तो फिर इसको मिलाएंगे तो ये वेक्टर R बन जाएगा, R बराबर P प्लस Q हो जाएगा। वेक्टर परिणामी R बराबर P प्लस Q हो जाएगा। ये क्या Q और ये क्या है P, ठीक है। वेक्टर Q, वेक्टर P, ये P है, तो इस तरीके से बन जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर घटाना होगा, वेक्टर P मान लीजिए 40 न्यूटन दिया हुआ है और वेक्टर Q बराबर 30 न्यूटन दिया हुआ है। यदि
वेक्टर p माइनस वेक्टर q करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर बनाएंगे, इसके लिए 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो अगर इसको इसी डायरेक्शन में उल्टा कर दें तो माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा ये बराबर 30 मीटर। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे यानी कि यहाँ लाएंगे इसको इस डायरेक्शन में ही 3 सेंटीमीटर यहाँ, और फिर इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर p और वेक्टर q, और ये बन जाएगा वेक्टर r, यानी कि परिणामी कितना होगा? वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो इसका ये योग हो जाएगा, ये इसका अंतर हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब इसी प्रकार से वेक्टर की हम गुणा करते हैं। गुणा वेक्टर की दो टाइप से होगी। नंबर एक क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा और नंबर 2 होगी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट गुणा होगी क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगी सदिश गुणा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा और वेक्टर की सदिश गुणा। जैसे हम वेक्टर ए लेंगे और इस वेक्टर की गुणा वेक्टर बी में करेंगे तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अदिश गुणा, वेक्टर की अदिश गुणा, ये क्या होगा? वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण और कोस थीटा, ये हो जाएगा ये भी कोस थीटा। अगर हम वेक्टर ए की क्रॉस करेंगे वेक्टर बी में तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इंटू क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस गुणा करने पर और इस तरह की गुणा करने पर। ठीक है, अब यदि वेक्टर ए बराबर 5i माइनस के 2j प्लस के 3k दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस के 3j और प्लस के 2k दिया हुआ है, तो इसमें वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी बताएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटू बी बताने के लिए हम वेक्टर ए का मोड लेंगे और वेक्टर बी का मोड लेंगे इंटू कोस थीटा। अगर कोस ये ऐसे लगे समांतर लगे हुए हैं एक दूसरे से तो कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी जिसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी जिसका मान हो जाएगा 1। तो इसकी गुणा करते हैं। इसकी गुणा करने के लिए ए इंटू बी करने के लिए इसकी गुणा इसमें होगी 10i स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी और माइनस प्लस हो जाएगा 6 और जे स्क्वायर, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर प्लस 6 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 6 22 इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू 22 इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला आप यहाँ देखेंगे, आई इंटू आई बराबर 1 और जे इंटू जे बराबर 1, के इंटू के बराबर 1, और यदि हम आई इंटू जे
बराबर 0 आ जाएगा और j इंटू के बराबर 0 आ जाएगा और k इंटू आई बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसकी इसमें गुणा होगी 0, k की j में गुणा होगी 0, k की i में गुणा होगी 0, तो i की i में गुणा होगी तो ही यहाँ लिखा जाएगा। 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 3 6 और 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यहाँ लिखा जाएगा। तो ये सवाल होगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी। तो क्रॉस करने के लिए हम आई जे और के लिखेंगे। एक बार यहाँ प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार फिर प्लस लेंगे, इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर जो इसके गुणांक लिखे हुए हैं इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ -2, यहाँ पे लिखा हुआ 3, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ -3 और ये लिखा हुआ है 2, ये लिखेंगे। एक बार आई का नंबर है तो आई प्लस का है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया। फिर इस आई को ऐसे रख लेंगे यहाँ पर हैंड, और यहाँ पे भी हैंड ऐसे रख लेंगे। तो ये इसकी गुणा इसमें होगी तो माइनस के 4 आ जाएगा, 2 की गुणा -4 में होगी तो -4 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इसमें होगी तो -3 आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस के 9 हो जाएगा ये यहाँ। फिर -j, माइनस कौन सा आया, एक बार आई का नंबर आएगा तो प्लस लेंगे, यहाँ जे का नंबर आएगा तो माइनस लेंगे, के का नंबर आएगा तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जे को ऐसे रखते हैं और इसको रखते हैं। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। फिर नंबर है के का नंबर, तो के को यहाँ पे ऐसे रखेंगे हैंड, और फिर इसको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा -15 और -15 हो जाएगा, और माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस के 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस के 13i, यानी कि माइनस के 13i और -4 जे और -9 माइनस के हो जाएंगे 11 के। ये आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज की हमने क्या समझा, अदिश गुणन, सदिश गुणन, जोड़ना, घटाना। अब हम समझेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होगा, कोई दो फोर्स हैं, एक फोर्स P, एक फोर्स Q। अगर ये किसी बॉडी पर इस प्रकार लगे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर P और वेक्टर Q इस प्रकार लगे हैं कि इनका बेस का कोण थीटा है, और ये किसी पैरेललोग्राम की ऐसी भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं जो मिलने वाली भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से होकर जाता है, विकर्ण से होकर जाता है। और ये P है वेक्टर P, ये Q है वेक्टर Q, और ये है परिणामी, ये कोण थीटा है। तो परिणामी R स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q कोस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो इस फॉर्मूले को निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि किन्हीं दो बलों P और Q को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाता है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ खींच लेंगे, यहाँ इसके एंड पॉइंट पे इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, यहाँ ये लाइन, और P वाले के पैरेलल लाइन यहाँ से खींच लेंगे, तो एक पैरेललोग्राम ये बन जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम लिखेंगे A, ये B, ये C और ये D, ये पॉइंट A, B, C और D, ठीक है। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको परपेंडिकुलर नीचे करेंगे, यहाँ ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। तो इसमें दो त्रिभुज बने, M बोल सकते हैं इस पॉइंट को, इसमें दो एंगल बने, एक ये वाला थीटा और एक ये वाला थीटा, दोनों सेम होंगे। दो ही इसमें ट्रायंगल बने त्रिभुज, एक AM और C। क्या होगा, रिजल्टेंट कहाँ से होकर जाएगा, रिजल्टेंट इसका होकर जाएगा समांतर चतुर्भुज के नियम से, इसके विकर्ण से डायगोनल से होकर जाएगा, ये होगा R। तो एक तो बड़ा ट्रायंगल बना, कौन सा, AMC। दूसरा छोटा ट्रायंगल बना त्रिभुज BM और C, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके अनुसार, इसके बलों के समांतर चतुर्भुज के अनुसार क्या लिखेंगे, यदि दो बलों P व Q को समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, दो मिलने वाली आर्म भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाता है, और इसका मान कितना होगा, परिणामी R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2pq कोस थीटा, इसका मान हो जाएगा R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2pq कोस थीटा, मान इसका हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करते हैं, किस तरीके से होगा ये, इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम दोबारा इसका बनाते हैं। एक फोर्स, ये
P वाला फोर्स, ये Q वाला फोर्स, एक दूसरे से एंगल पे लगे हुए हैं थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इसके पैरेलल खींचेंगे यहाँ पर और इसको परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये एम पॉइंट है, ठीक है। तो परिणामी कहाँ से जाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाएगा, तो ये आर होगा, आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ये बड़ा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय से राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी में, ए एम और सी बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का ए एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। देखिए बड़ा त्रिभुज ए एम और सी है, इसमें ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्योंकि ए एम बराबर होगा ए बी प्लस बी एम, यानी कि ए बी बराबर किसके होगा बेटे, ए एम किसके इक्वल होगा, ए एम, ए बी प्लस बी एम, तो ए एम होगा ए बी प्लस बी एम के। तो यहाँ पर ए एम की वैल्यू रखेंगे या, और ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ए एम बराबर होगा ए बी प्लस बी एम और प्लस एम सी का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटे त्रिभुज में देखते हैं, जो छोटा त्रिभुज होगा इसमें देखते हैं, छोटे त्रिभुज में तो आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज छोटे में, यानी कि बी एम सी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा बी एम का स्क्वायर और प्लस एम सी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, इसके बराबर होगा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बी एम सी में, छोटे त्रिभुज में अगर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, बी एम अपॉन कर्ण कितना है, बी सी, तो बी एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो बी एम बराबर हो जाएगा बी सी कोस थीटा, बी सी कोस थीटा हो जाएगा, एक ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बी एम सी में, यानी कि छोटे त्रिभुज में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। परपेंडिकुलर कितना होगा, एम सी अपॉन बी सी, यहाँ से एम सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो एम सी बराबर बी सी और साइन थीटा हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर बन जाएगी 3।
3 समीकरण बन जाएगी। तो ये छोटे त्रिभुज में हमने लिया और ये हमने बड़े त्रिभुज में लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं, या ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू बी एम, ये हो सकता है फॉर्मूला, और प्लस एम सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एम सी का स्क्वायर और बी एम का स्क्वायर ये किसके बराबर है बेटे? ये बराबर है इसके बी सी के। किसके बराबर है ये बराबर है बी सी के। तो ये बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे बी और सी। तो इसको थोड़ा यहाँ करते हैं, या ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस इन दोनों की जगह इसकी और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एम। अब हम बी एम की जगह भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी एम की जगह? समीकरण नंबर 2 से बी एम की जगह लिख सकते हैं बी सी कोस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू इसकी जगह बी सी कोस थीटा लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ए सी, ए और सी किस वेक्टर के बराबर है? वेक्टर पी के बराबर है, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है? पी के बराबर है। बी सी, बी और सी, ये बी और सी किसके बराबर है? ये वेक्टर क्यू के बराबर है। ये वेक्टर कौन सा? क्यू। ये वेक्टर क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हम इस प्रकार रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? और वैल्यू तो हमें को वही रखनी पड़ेगी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है आपको ये। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2ab की जगह p इंटू क्यू इंटू कोस थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगी। या इसको अगर r निकाल लेंगे आप, तो r बराबर क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने समझा, ठीक। तो इस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है जी। अब यदि P व Q समांतर लगे हो, समांतर लगे हो, यानी कि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, यानी कि एक फोर्स लगा हुआ P और कहीं पे दूसरा फोर्स भी यहीं पे लगा हुआ है Q, तो इनको जब जोड़ देंगे यानी कि थीटा कितना होगा इसमें? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब इनको जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0 आ जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 0 की वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq कोस 0 का मान 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। इसको आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे और इससे ये कट जाएगा। तो r बराबर p प्लस क्यू आ जाएगा। यानी कि अगर फोर्स समांतर लगे हो, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो,
तो ये फोर्स जुड़ जाएंगे। जैसे बॉडी है यहाँ और यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स, एक फोर्स यहाँ पर आके लग जाए, यहाँ पर आके लग जाए, और ये फोर्स हो 2 न्यूटन का फोर्स, तो इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर कोस का मान 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए आर मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट कितना होगा P प्लस Q फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 12 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई फोर्स यहाँ लगा हुआ है P फोर्स, किसी बॉडी पर यहाँ लगा हुआ है P फोर्स, और ये है 20 न्यूटन का फोर्स, और एक फोर्स इसकी सीध में अपोजिट डायरेक्शन में लगा 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ Q, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है 5 न्यूटन का। इनके बीच में एंगल कितना है, एक फोर्स यहाँ से लगा इधर की तरफ, एक फोर्स यहाँ से लगा इधर की तरफ, इनके बीच में जो एंगल है 180 का एंगल है, 180। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ और कोस 180 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू, सॉरी P माइनस क्यू, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम परिणामी होगा दो बलों के बीच में। तो जैसे आप यहाँ समझते होंगे, आर बराबर आपको निकालना है यहाँ MIN, मिनिमम बनेगा ये रिजल्टेंट, तो कितना होगा P माइनस के Q होगा। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है, P की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 5, तो R मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम ही होगा, लिखो या ना लिखो आप, 15 न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 15 न्यूटन। अगर दो फोर्स हैं ये वेक्टर, एक P और एक Q, एक P और एक Q एक दूसरे से समकोण पर लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं, ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स यहाँ लगा, क्या है P बराबर 3 न्यूटन, और एक फोर्स यहाँ लगा जो क्या है Q बराबर 4 न्यूटन का लगा हुआ है। इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ उस तरीके से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। आर ये निकालना होगा आर, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ और कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 2PQ कोस थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये 0 इसमें भी गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब दोनों वेक्टर या फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटे। तो यहाँ पे सवाल हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा। आर बराबर अंडर रूट में पी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, ये करेंगे बेटे। आर बराबर अंडर रूट, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा, ये सॉरी 25 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा न्यूटन। तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब
दोनों बल एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगे हों तब इनके बीच में ये फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन करते हैं। एक बल 30 न्यूटन व एक 20 न्यूटन है, इनका अधिकतम व न्यूनतम परिणामी ज्ञात करो। न्यूनतम परिणामी बताओ। अधिकतम परिणामी के लिए आर मैक्सिमम कितना होगा? दोनों का योग P प्लस Q, यानी कि 30 प्लस 20 बराबर 50 न्यूटन। और मिनिमम परिणामी क्या होगा? कम से कम क्या होगा बेटे? P माइनस Q बराबर 30 माइनस के 20 बराबर होगा 10 न्यूटन। तो इसके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन, यदि एक वस्तु 200 किलोग्राम की है और वह शून्य गुरुत्व में रखी है, शून्य गुरुत्व में रखी है, तो वस्तु का भार ज्ञात करो। वस्तु का भार ज्ञात करो। बेटे भार W बराबर होगा M गुणा G, यानी कि भार बराबर M का कितना है? 200 इंटू G का मीनिंग क्या है? यहाँ पर शून्य गुरुत्व में रखा है, यानी कि G कितना है? 0। तो यहाँ पर W भी कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? शून्य आ जाएगा। आइए क्वेश्चन है, P बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन, Q बराबर दिया हुआ है 20 न्यूटन और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको बताना है R कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। तो यहाँ पर P की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू 20 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कोस कितना? 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। 1/2 वैल्यू होगी। 2 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 1/2 वैल्यू होगी। इससे ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 100, 400, 500 और ये कितने हैं? 200, 500 और 200, 700 आ जाएगा। 700 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन आर की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 700। और 700 को क्या लिख सकते हैं? 700 को लिख सकते हैं अंडर रूट 100 गुणा 7। तो यहाँ से 100 के लिए 10 बाहर आ सकता है, 10 अंडर रूट 7 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आर का आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 7 न्यूटन का ये फोर्स आ जाएगा इनका परिणामी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 अंडर रूट 7। ठीक है। अब देखिए वर्तीय गति। वर्तीय गति, जब कोई पार्टिकल किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें हमेशा केंद्र के साथ रेडियस बिल्कुल फिक्स रहेगी, यानी कि यहाँ पर सेंटर रहेगा इसका केंद्र
और जितनी ये डिस्टेंस होगी यहाँ रेडियस, उतनी ही यहाँ पर होगी, उतनी ही यहाँ पर होगी, उतनी ही हर जगह होगी, ठीक है। और ये एक निश्चित वेग से, वेलोसिटी से काम करेगा, ऐसे जैसे वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी है, इससे काम करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। क्या बदलती रहेगी? इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी, दिशा बदलती रहेगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से v वेग से, रेखीय वेग से गति करेगा। तो इस प्रकार की गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जब कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसकी गति को वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति कहते हैं, वर्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उस गति को क्या कहेंगे? वर्तीय गति कहेंगे। सेंटर है ये, तो ये पार्टिकल कोई ये है, यहाँ ये वेग से मोशन कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कोण चलता है, डेल्टा थीटा कोण बनाता है ये, और डेल्टा टी समय बनाता है, ये है इसकी रेडियस, और ये चाप चलता है, चाप की डिस्टेंस हम मान लेंगे डेल्टा एस मान लेंगे, चाप की डिस्टेंस। तो यहाँ पर केंद्र आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण डेल्टा थीटा बराबर फॉर्मूला होगा चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण डेल्टा थीटा बराबर चाप डेल्टा एस बटे त्रिज्या आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डेल्टा टी से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे डेल्टा टी से, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r हो जाएगा। और चूंकि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर तो होगा ओमेगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा v। तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को कोणीय गति कहते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा v, और ये हो जाएगा 1/r। जब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v बराबर r इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताती है, यानी कि v बराबर r इंटू ओमेगा हो जाएगा, जहां ओमेगा क्या होगा? ओमेगा तो क्या बोलते हैं? ओमेगा को कोणीय गति बोलते हैं, कोणीय गति। और v को क्या बोलते हैं? रेखीय गति। और r को क्या बोलते हैं? वर्ताकार पथ या मार्ग की त्रिज्या, इसको बोलते हैं वर्ताकार पथ की त्रिज्या। तो संबंध क्या हो जाएगा? v बराबर r इंटू ओमेगा। अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे तो v अपॉन r हो जाएगा, अगर ओमेगा निकाल लेंगे। रेडियन, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आ जाएगा, तो हमने क्या समीकरण पढ़ी? v बराबर r इंटू ओमेगा, ठीक है, r इंटू ओमेगा। समीकरण को दोनों ओर डेल्टा टी से
भाग करने पर डेल्टा टी से भाग करते हैं तो v अपॉन डेल्टा टी बराबर r इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a रेखीय त्वरण और ये हो जाएगा अल्फा कोणीय त्वरण। क्या हो जाएगा अल्फा, तो a बराबर हो जाएगा r इंटू अल्फा। तो जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ a बराबर रेखीय त्वरण और अल्फा बराबर कोणीय त्वरण और r वर्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें संबंध हमने ज्ञात किया। ठीक, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।